और सभी मंत्रीगण के साथी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, एक्सेलेंसीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सभी माननीय सदस्य, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, धम्म के अनुयायी, देवी और सज्जनों, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर बौद्ध परंपरा से जुड़े भिक्षु और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है। 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। साथियों, जिस स्थान पर यह प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द लगभग 1000 साल पहले उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। आज उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में हम अपने इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ रहे हैं। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी
हमारी विरासत को भी तबाह कर देती हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटिक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए, वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे। महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया। मंगोलिया में गंदर मठ के बाहर हजारों लोग घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिक्स के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं। भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। साथियों, मैं खुद को
बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव था। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। मैं चीन में शियान की बिग वाइल्ड गुंजा पैगोडा में वहां भी गया जहां से बौद्ध ग्रंथ पूरे एशिया में पहुंचे। वहां भारत की भूमिका आज भी स्मरण की जाती है। मैं मंगोलिया के गंदन मठ में गया तो मैंने देखा कि लोगों की आंखों में बुद्ध की विरासत से कितना जुड़ाव है। श्रीलंका के अनुराधापुरा में जयाश्री मोहाबोधि के दर्शन करना, उस परंपरा से जुड़ने का एहसास था जिसके बीज सम्राट अशोक, भिक्खु महेंद्र और संघमित्रा जी ने बोए थे। थाईलैंड के वाट फो और सिंगापुर के बुद्ध टूथ रेलिक मंदिर की यात्राओं ने भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रभाव को लेकर मेरी समझ को और गहराई दी। साथियों, मैं जहां जहां गया मेरा प्रयास रहा कि मैं भगवान बुद्ध की विरासत का एक प्रतीक वहां के लोगों के बीच में जोड़ करके लौटूं। और इसलिए चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया मैं जहां भी गया बोधि वृक्ष के पौधे लेकर के गया था। आप कल्पना कर सकते हैं जिस हिरोशिमा पर, उस हिरोशिमा शहर को एटम बम ने तबाह कर दिया था, वहां के बॉटनिकल गार्डन में बोधि वृक्ष का होना मानवता के लिए कितना बड़ा मैसेज बना है। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं। हम आस्था और आध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। साथियों, भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पिपरवा, वैशाली, देवनी मोरी और नागार्जुन कोंडा जैसे प्राप्त भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति है। भारत ने इन अवशेषों को
साइंस और अध्यात्म हर रूप में संभाला है, सहजा है। साथियों, भारत का ये भी निरंतर प्रयास रहा है कि दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े भी स्थान हो, जो भी स्थान हो, उनके विकास के लिए हम यथासंभव योगदान दे सके। जब नेपाल में आए भीषण भूकंप ने प्राचीन स्तूपों को नुकसान पहुंचाया, तो भारत ने उसके पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। म्यांमार के बागान में आए भूकंप के बाद हमने 11 से अधिक पगोड़ाओं का संरक्षण किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारत में भी बौद्ध परंपरा से जुड़े स्थानों और अवशेषों की खोज और उनके संरक्षण का काम निरंतर चल रहा है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, मेरा जन्मस्थान गुजरात का वडनगर बौद्ध परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां बौद्ध परंपरा से जुड़े हजारों अवशेष मिले थे। आज हमारी सरकार इनके संरक्षण पर भी बल दे रही है और आज की पीढ़ी को इनसे जोड़ भी रही है। वहां एक शानदार एक्सपीरियंशियल म्यूजियम भी बनाया गया है, जो करीब 2500 वर्ष के इतिहास का अनुभव देता है। अभी कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के बारामूला में बौद्ध काल की प्रमुख बुद्धिस्ट साइट का पता चला है। अब इसके संरक्षण का काम तेज किया जा रहा है। साथियों, पिछले 10-11 वर्षों में भारत ने बौद्ध स्थलों को आधुनिकता से जोड़ने का भी प्रयास किया है। बोध गया में कन्वेंशन सेंटर और मेडिटेशन व एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सारनाथ में धमेक स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो और बुद्ध थीम पार्क का निर्माण किया गया है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। तेलंगाना के नालगोंडा में एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सांची, नागार्जुन सागर, अमरावती, इन सभी जगहों पर तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की गई हैं। आज देश में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि भारत के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की आपस में बेहतर कनेक्टिविटी हो और दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को आस्था और आध्यात्म का एक बेहतरीन अनुभव मिल सके। साथियों, हमारा प्रयास है कि बौद्ध विरासत सहज रूप से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, वैशाख और आषाढ़ पूर्णिमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पीछे यही सोच है। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के अभिधम, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में है। हमारा प्रयास है कि पाली भाषा सामान्य जन तक पहुंचे। इसके लिए पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इससे धम्म को, उसके मूल भाव को समझना, भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ने के लिए एक बार यहां अवश्य आए। हमारे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो युवा साथी हैं, जो बेटे बेटियां हैं, वो इस प्रदर्शनी को जरूर देखें।
ये प्रदर्शनी हमारे अतीत के गौरव को हमारे भविष्य के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देश भर के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रदर्शनी में जरूर सहभागिता करें। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत